सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं, रस संवेदी ग्राही स्वाद का व ग्रहण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। जो रस संवेदी ग्राही यानी जो ये रस संवेदी ग्राही कहाँ पे, जो हमारी जीवा होती है उस पर क्या होती है, रस संवेदी ग्राही पाए जाते हैं जो कि स्वाद का पता लगा देते हैं। और ग्रहण ग्राही जो कि हमारी जो नाक होते हैं उसके अंदर उपस्थित होते हैं, वो क्या कहते हैं, गंध का पता लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी या लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो हमारी शरीर की सबसे बड़ी या लंबी कोशिका कौन सी है, वो है तंत्रिका कोशिका। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब सिनेप्स क्षेत्र। सिनेप्स क्षेत्र क्या होते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य की रिक्त स्थान जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फिर देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ऐसे रसायन जो तंत्रिका आवेगों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं ये तंत्रिका कोशिका का चित्र आपको दिखाया गया है। तो ये जो है ये क्या है, कोशिका काय है। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे तो साइटोसोम। ओके फ्रेंड्स, और ये आपको जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो इसका केंद्रक हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रही है वो क्या हो जाएगी, ध्रुमिकाएं, जिन्हें इंग्लिश में हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्रुमिकाएं या डेंड्राइट्स हो जाएंगी। और ये जो आपको दिख रही है एक्सोलीमा या स्वान कोशिका हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जो आपको स्लेटी कलर में दिख रही है वो एक्सोलीमा या स्वान कोशिका हो जाएगी। और ये जो आपको व्हाइट कलर में थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो आपके माइलिन आच्छाद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये जो आपको धागे नुमा संरचना जो जा रही है जो कि भूरे कलर में आपको दिख रही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका अक्ष यानी एक्सोन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तंत्रिका अक्ष या इंग्लिश में कहें तो एक्सोन। ओके फ्रेंड्स, और ये अंतिम जो सिरा दिख रहा है आपको, तो इसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका का अंतिम सिरा है, जिसमें क्या होती है गुंडी नुमा संरचनाएं आपको ये दिख रही होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो इनके अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सिनेप्स क्षेत्र की हमने बात की थी पहले। तो इसमें सिनेप्स क्षेत्र क्या होते हैं, मान लीजिए ये तंत्रिका है, इस तंत्रिका का जो अंतिम सिरा और जो इसके बाद जो जस्ट तंत्रिका आएगी उसके जो डेंड्राइट्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तंत्रिका का क्या अंतिम सिरा हो जाएगा और जो अगली जो तंत्रिका आएगी उसका डेंड्राइट सिरा इसके पास होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अंतिम सिरा और जो आने वाली जो तंत्रिका होती है उसका डेंड्राइट पास पास होते हैं, उनके मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने चित्र देख लिया। अब जो तंत्रिका का जो अंतिम सिरा होता है, जैसे ये आपको दिखाया गया चित्र में तंत्रिका का अंतिम सिरा, तो ये तंत्रिका का अंतिम सिरा जो लास्ट में जो अंत में ये क्या होता है, पेशी कोशिका से जुड़ा रहता है। ओके फ्रेंड्स, पेशी कोशिका हो सकती है या तंत्रिका ग्रंथि हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, कोई ग्रंथि हो सकती है या पेशी कोशिका से जो ये अंतिम सिरा होता है जो इसका तंत्रिका का वो जुड़ा रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये दिखाया गया है, ये तंत्रिका पेशी संधि हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब सूचनाएं प्रेषित करने की प्रक्रिया, जो तंत्रिकाओं से सूचनाएं कैसे प्रेषित होती हैं। ओके फ्रेंड्स, सूचनाएं तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स यानी ध्रुमिका द्वारा उपार्जित की जाती है, यानी उसके द्वारा ग्रहण की जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सूचनाएं एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग में परिवर्तित की जाती हैं। ये आवेग कोशिका काय में पहुंचते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ध्रुमिकाओं से ये कहाँ पहुंचते हैं, कोशिका काय में पहुंचते हैं और यहां से ये तंत्रिका काक्ष में पहुंचते हैं। ओके फ्रेंड्स, तंत्रिका काक्ष में पहुंचते हैं। तंत्रिका काक्ष पर एक्सोलीमा कोशिकाएं होती हैं जो माइलिन आच्छाद का निर्माण करती हैं। ओके फ्रेंड्स, जो तंत्रिका काक्ष होता है उस पर क्या होती है, एक्सोलीमा या स्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, माइलिन आच्छाद का निर्माण करती हैं। अब माइलिन आच्छाद विद्युत रोधी होता है। जो माइलिन आच्छाद क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। ओके फ्रेंड्स, तंत्रिका काक्ष से होते हुए आवेग तंत्रिका के अंतिम सिरों तक पहुंचते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके पश्चात ये सिनेप्स क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये जो आवेग होंगे ये कहाँ पहुंचेंगे, जो सिनेप्स क्षेत्र में पहुंचते हैं। सिनेप्स क्षेत्र में क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आवेगों को अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स को प्रेषित कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो सिनेप्स से जो न्यूरोट्रांसमीटर पाए जा रहे हैं वो जो आवेगों को क्या करते हैं, जो अगली जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके डेंड्राइट्स को
स्थानांतरित कर देते हैं या प्रेषित कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, यही क्रम पुनः दोहरा जाता है। तो ये क्रम जो पुनः क्या होता है, बार बार दोहराया जाता है और अंत में जो आवेग होते हैं अपनी क्रियास्थल जैसे संलग्न पेशी, कोशिका या ग्रंथि तक पहुंच जाते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया था। ओके फ्रेंड्स, जो अंत में ये जो आवेग होंगे वो कहाँ पहुंच जाते हैं, संलग्न पेशी कोशिका या ग्रंथि तक पहुंच जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये तंत्रिका द्वारा क्या होती है, सूचनाएं प्रेषित की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, पहले ये देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। बाह्य उत्तेजना जैसे स्पर्श, दर्द, ताप आदि के फलस्वरूप यकायक यानी अचानक होने वाली अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, उदाहरण जैसे हम देखते हैं, यदि किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत हट जाना, जैसे हम किसी वस्तु को हाथ अगर छूते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, तुरंत ही हट जाता है। जैसे किसी को अगर सुई चुभाई जाए तो वो क्या होता है, तो जल्दी से हाथ हटा लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा हो गई, इसके उदाहरण हो गए। अब देखते हैं प्रतिवर्ती चाप। सूचनाओं या उत्तेजनाओं का प्रभावित अंग से केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचना, यानी सूचनाओं या उत्तेजनाओं का प्रभावित अंग से, यानी जो अंग हमारा प्रभावित हुआ है, अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचना और वहां से उत्पन्न संकेतों का प्रभावित अंग तक पुनः पहुंचाने वाला मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सी परिभाषा दे रखी है, केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचना और वहां से उत्पन्न संकेतों का प्रभावित अंग तक पुनः पहुंचाने वाला मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो अब देख लेते हैं इसका चित्र। तो आपको ये दिख रही होगी, ये संवेदी, तो ये आपको हाथ है, ये गर्म पानी है जिसकी ये भाप निकल रही है। तो हमारा ये प्रभावित अंग कौन सा हो गया, हाथ। तो हाथ में क्या होती है, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये जो आवेग होते हैं उनको ग्रहण करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या करती हैं, प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग से ये सूचना तंत्रिका क्या होती है, आवेग या जो सूचनाएं ग्रहण करती हैं, ये सूचनाएं क्या होती हैं, जो संवेदी तंत्रिका कोशिका से होती हुई ये कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं अपने प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका से ये कहाँ चली जाती हैं, मस्तिष्क, मस्तिष्क से पुनः ये आती हैं और फिर ये क्या कहाँ जाती हैं, ये आ जाती हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका में आ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका से आ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका से होते हुए ये वापस क्या होती हैं, प्रभावी अंग तक पहुँच जाती हैं और सूचना देती हैं कि जो हाथ हटाने के लिए सूचना देती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये चित्र हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो कार्य प्रणाली में सूचनाएं प्रभावित अंग से संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण की जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं, सूचनाओं को मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। मेरुरज्जु में सभी तंत्रिका कोशिकाएं एक बंडल के रूप में मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, जो मेरुरज्जु में सभी तंत्रिका कोशिकाएं एक बंडल के रूप में मिलती हैं, यहाँ से सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं, और मस्तिष्क दिशा निर्देश संबंधी संकेत देता है। ओके फ्रेंड्स, ये संकेत प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा प्रभावित अंग तक पहुंचा दिए जाते हैं। सूचनाओं के संचरण के इस मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो एकदम सिंपल है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जो संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या करती हैं, जो सूचना को ग्रहण करती हैं प्रभावित अंग से, यहाँ से ये क्या जाती हैं, जो सूचनाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक जाती हैं, और मस्तिष्क से ये क्या होती हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती है, उसमें पुनः भेज दी जाती हैं, और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं से ये वापस जो सूचना होती है प्रभावित अंग तक पहुंच जाती हैं और दिशा निर्देश देती हैं कि हाथ हटाओ। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इसकी कार्य प्रणाली काम करती है। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप तुरंत अभिक्रिया के लिए एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब मस्तिष्क। तो मस्तिष्क देखते हैं। मस्तिष्क के आपको ये चित्र दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपको भाग दे देंगे, परम मस्तिष्क दिख रहा होगा, ये खोपड़ी हो गई, मध्य मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया, पीयूष ग्रंथि, ये आपको जो ये आपको मटर के दाने के समान दिख रही है, पीयूष ग्रंथि हो गई, और ये क्या होगी, ये पॉन्स हो गया, और ये मेडुला हो गया, और ये अनुमस्तिष्क हो गया, ये मेरुरज्जु हो गया। ओके फ्रेंड्स,
तो ये इसके भाग हो गए। तो अब इस मस्तिष्क के भागों के बारे में हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मस्तिष्क के भाग, तो मस्तिष्क के ये भाग दे रखे हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोसेंसिफेलॉन, और मध्य मस्तिष्क मिजोनसिफेलॉन, और पश्च मस्तिष्क जिसे रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले देखते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को क्या 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 अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क जिसे इंग्लिश में कहें सेरिब्रम में, और डाइएनसिफेलॉन में बांटा गया है। अब डाइएनसिफेलॉन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके फ्रेंड्स, तो ये अग्र मस्तिष्क का विभाजन देख लिया अपन ने। अब लेते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये 4 ठोस द्रक पिंडों का बना होता है, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिन्हें ये 4 ठोस द्रक पिंडों का बना होता है, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं पश्च मस्तिष्क जिसे रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। अनुमस्तिष्क जिसे इंग्लिश में कहें तो सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम। ओके फ्रेंड्स, और पॉन्स वेरुलाई हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा हो जाएगा। यहाँ पे सेरिबेलम में म थोड़ा इसमें मिटा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इरेज हो गया है यहाँ पे। तो ये अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेरिबेलम। ओके, यहाँ पे म है जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सेरिबेलम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख लेते हैं। तो आपको ये मस्तिष्क का ये विभाजन आपको 10th लेवल पर नहीं मिलता है, मैंने इसलिए बताया ताकि आप इससे परिचित हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप भी इसे भी याद रखें, ये भी काम में आएगी आपके। अब देखते हैं हम कार्य। तो सबसे देखते हैं हम प्रमस्तिष्क के कार्य होते हैं। बुद्धि, स्मरण शक्ति, चेतना, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता, बोलना, सामान्य संवेदना जैसे स्पर्श, ताप इत्यादि का ज्ञान, स्वाद गंध का ज्ञान, आवाज को पहचानना, भाषा का ज्ञान, दृश्य को देखकर पहचानना, इमोशन आदि का नियंत्रण। तो ये सारे जो कार्य होते हैं वो प्रमस्तिष्क नियंत्रण में नियंत्रित करता है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं डाइएनसिफेलॉन। तो डाइएनसिफेलॉन क्या करता है, ताप नियमन करना, भूख प्यास पर नियंत्रण, स्वायत्त सांसी तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण, एंडोक्राइन ग्रंथियों का नियंत्रण, घृणा प्रेम आदि का नियंत्रण। तो ये इसके कार्य हो गए। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के 2 ही कार्य होते हैं, देखना और सुनने का नियंत्रण। ओके फ्रेंड्स, तो देखने और सुनने का नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट हम आते हैं पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क हम देखते हैं। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया था। ये पहला जो का सेरिबेलम हो जाएगा, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेरिबेलम जो ये सेरिबेलम क्या करता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। पॉन्स वेरुलाई क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा यह भी अनैच्छिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र है, जैसे यह हृदय स्पंदन, सांस लेना, वॉमिटिंग, मूत्र त्याग आदि का नियमन जो कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। और नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें देखते हैं हम, ये अलग ही पॉइंट है। मदिरा पान करने, मदिरा यानी अल्कोहल का जो सेवन व्यक्ति करते हैं, जो मदिरा पान या अल्कोहल पान करने वाले व्यक्तियों का सेरिबेलम प्रभावित होता है, जिसके कारण वो लड़खड़ा कर चलते हैं अर्थात संतुलन नहीं बना पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अल्कोहल पीते हैं उनकी क्या होता है, जो सेरिबेलम क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण वो संतुलन नहीं बना पाते, क्योंकि सेरिबेलम क्या होता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं खोपड़ी में मस्तिष्क की परतें उसकी बाहरी प्रघातों से रक्षा करती हैं। कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र का सबसे पहले हम देखते हैं इसका विभाजन। तो विभाजन में हम देखते हैं सबसे पहले तंत्रिका तंत्र होता है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा और एक परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम, और परिधि तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहेंगे पैराइटल नर्व सिस्टम यानी PNS, पैराइटल नर्व सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, एक तो मस्तिष्क हो जाएगा, एक मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ओके फ्रेंड्स, और परिधि तंत्रिका तंत्र को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्रिका तंत्र हो जाएगा और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं सोमेटिक नर्व सिस्टम यानी SNS, सोमेटिक नर्व सिस्टम। और ये करता क्या है, कंकालीय पेशियों पर नियंत्रण करना। ओके फ्रेंड्स, जो सोमेटिक नर्व सिस्टम होता है वो कंकालीय पेशियों पर नियंत्रण करता है। अब आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम, यह चिकनी पेशियों पर नियंत्रण करता है। ओके फ्रेंड्स, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ANS यानी ऑटो नर्व सिस्टम।
ओके फ्रेंड्स, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक तो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र हो जाएगा और एक हो जाएगा परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में कहें तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो जो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या करता है, हृदय स्पंदन को बढ़ाता है और ये रक्तदाब भी बढ़ाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके विपरीत जो परानुकंपित तंत्र होता है वो क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन को मंद करता है और रक्तदाब को भी मंद करता है। जैसे हमें जब घबराहट होती है, डर लगता है, तो हमें क्या करता है, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हृदय स्पंदन को बढ़ा देता है और रक्तदाब भी बढ़ा देता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब पादप हार्मोन। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गए हम पादप हार्मोन पे। पादप हार्मोन बाद में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। ये हार्मोन क्रिया क्षेत्र तक साधारण विषण विधि द्वारा पहुंच जाते हैं। तो पादप हार्मोन, तो आप पादप हार्मोन का विभाजन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो पादप हार्मोन को क्रिया क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार के तंत्र या जो नलिकाओं या वाहिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पादप वर्धी प्रेरित हार्मोन और पादप वर्धी संदमक हार्मोन। तो पादप वर्धी जो प्रेरित हार्मोन होते हैं उसको तीन भागों में बांटा गया है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन। इसका संश्लेषण परोढ़ के अग्रभाग यानी टिप पर होता है और यह तने की लंबाई में वृद्धि करता है। यानी जो आपने देखा होगा, जो तने की जो सबसे ऊपरी जो टिप होता है उस पर क्या होता है, ये इसका संश्लेषण होता है यानी ऑक्सिन का, और ये तने की लंबाई में वृद्धि करता है। ओके फ्रेंड्स, और जिब्रेलिन जो होता है वो क्या करता है, ये भी तने की लंबाई में तने की वृद्धि में सहायक होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तथा यह उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां पर कोशिका विभाजन तीव्र होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर कोशिका विभाजन तीव्र होता है। अब आता है पादप वर्धी संदमक हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, तो पादप वर्धी संदमक हार्मोन में कौन सा आ जाएगा, एब्सिसिक अम्ल आ जाएगा। यह पादप वर्धी को संदमित करता है। पत्तियों का मुरझाना इसके कारण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो कारण होते हैं, यह पादप वर्धी को संदमित करता है और यानी मंद करता है, और पत्तियों का मुरझाना इसके कारण होता है यानी एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने पादप हार्मोन का विभाजन देख लिया। नेक्स्ट हम आते हैं अब जंतुओं की अंतःस्रावी ग्रंथियों व उससे स्रावित हार्मोन। ओके फ्रेंड्स, तो जंतुओं की अंतःस्रावी ग्रंथियां व उससे स्रावित हार्मोन। तो जंतु के अंतःस्रावी की जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। पहला जगह एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन हो जाएगा, और मीजोक्राइन ग्रंथियां। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथियां। एक्सोक्राइन ग्रंथियां क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्रंथियां वो होती हैं जो अपने स्राव जैसे हार्मोन, एंजाइम आदि को क्रिया क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, और सबसे अब देखते हैं जो एंडोक्राइन ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं। ऐसी ग्रंथियां जिन्हें के स्राव, हार्मोन, एंजाइम आदि को क्रिया क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए क्या होती है, नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना नलिकाओं की सहायता के ही ये अपने स्राव को क्रिया क्षेत्र तक पहुंचा देती हैं। ये अर्थात ये अपने स्राव को क्या होती हैं, जो रुधिर होता है उसमें डाल देती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं मीजोक्राइन ग्रंथियां। मीजोक्राइन ग्रंथियों में क्या होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथियों के गुण पाए जाते हैं, यानी इसमें जो स्राव होते हैं वो नलिकाओं के द्वारा भी पहुंचाए जाते हैं क्रिया क्षेत्र तक, और जो बिना नलिकाओं की सहायता के भी जो हार्मोन या स्राव होते हैं वो पहुंच जाते हैं। इस कारण ये इन्हें अपन कहते हैं मीजोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। इससे स्रावित जो वृद्धि हार्मोन होता है वो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ओके फ्रेंड्स, जो इससे स्रावित हार्मोन होता है वो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पीनियल ग्रंथि। इससे मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह ताप नियमन, त्वचा के रंग को हल्का करना आदि में सहायक होता है। यानी जिन व्यक्तियों में जो पीनियल ग्रंथि एक्टिव होती है उनमें क्या होता है, मेलेटोनिन का हार्मोन जो होता है ज़्यादा स्रावित होता है, जिसके कारण उनकी क्या होती है, वाइटनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, जो उनकी त्वचा का जो रंग होता है वो उनकी त्वचा के रंग में जो वाइटनेस आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, हल्कापन आ जाता है त्वचा में। अब आते हैं हम हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में हम देखते हैं इससे मुक्ति कारक, संदमक कारक, सोमेटोस्टेटिन व
हार्मोन जैसे एडीएच और ऑक्सीटोसिन आदि स्रावित होते हैं, यह ताप नियमन करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, हाइपोथैलेमस ताप नियमन में सहायक होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि होती है, उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अवटु ग्रंथि। ओके फ्रेंड्स, तो इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आपने ऐड भी देखे होंगे कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। तो ओके फ्रेंड्स, तो आयोडीन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें आयोडीन युक्त नमक जरूर खाना चाहिए। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के उपापचय का नियंत्रण करता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि का पाचन होता है वो उसमें जो ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थायरोक्सिन हार्मोन। ओके फ्रेंड्स, अब बताएं आहार में आयोडीन की कमी होने से हम गेंगा या गोइटर से ग्रसित हो सकते हैं, जिसमें गर्दन फूल जाती है। तो आपने इसके बारे में 9th या 8th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें एक चित्र दिखाया गया जिसमें गर्दन फूली हुई दिखाई गई थी। तो वो क्या होता है, गेंगा या गोइटर होता है। जो वो होता क्यों है, क्योंकि आहार में आयोडीन की कमी होने से हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं, यदि बाल्यावस्था में यानी बचपन में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बौनापन हो सकता है, जिसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसलिए जो बच्चे होते हैं उन्हें जो आयोडीन की आपूर्ति करनी चाहिए और उन्हें आयोडीन युक्त नमक खिलाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब पैराथायरॉयड ग्रंथि। इससे पीटीएच या पैराथार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन स्रावित होते हैं। तीनों एक ही नाम है, पीटीएच के दो, पैराथार्मोन के दो या कॉलिप्स हार्मोन के दो। ओके फ्रेंड्स, ये रक्त में Ca++ के स्तर को बढ़ाता है, यानी कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, इसे एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। जो पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन होता है वो क्या करता है, हाइपर कैल्शियमिक होता है, यानी कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। अब आता है थाइमस ग्रंथि। इससे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ लिम्फोसाइट के परिपक्वन में सहायक होता है। ओके फ्रेंड्स, जो थाइमस ग्रंथि होती है इससे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है और यह क्या होता है, लिम्फोसाइट के परिपक्वन में सहायक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आता है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि या अधिवर्ग ग्रंथि। तो इसे अधिवर्ग ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या होती है, जो वर्ग होते हैं उसके ऊपर पाई जाती है, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, अधिवर्ग ग्रंथि कहते हैं। इससे एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। जब हमें डर लगता है या घबराहट होती है या हम कहीं इंटरव्यू आदि पे जाते हैं तो हमें क्या होता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, और फिर देखते हैं हम अग्नाशय। इसमें उपस्थित लैंगरहैंस जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय जो कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय मीजोक्राइन ग्रंथि होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्रंथियों के गुण पाए जाते हैं अग्नाशय के अंदर। इसमें उपस्थित लैंगरहैंस के द्वीप समूह यानी लैंगरहैंस जो कोशिका होती हैं उसके समूह पाए जाते हैं इस अग्नाशय के अंदर। इसमें उपस्थित लैंगरहैंस के द्वीप समूह इंसुलिन व ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, जबकि ग्लूकोज के स्तर को रक्त में बढ़ाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन कमी से क्या होती है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें मधुमेह या डायबिटीज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इंसुलिन रक्त में कम होने से क्या होती है, डायबिटीज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हमें इसका हम अगर व्यायाम आदि अगर प्रतिदिन करते हैं थोड़ा बहुत व्यायाम, तो हमें इससे हम इंसुलिन हमारे क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, और हमें क्या करना चाहिए, जो प्रोटीन युक्त भोजन भी खाने चाहिए, केवल कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाता है तो उससे भी क्या होते हैं, डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं वर्षण। ये नर में प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसमें से लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट करते हैं, यानी लैंगिक अंगों की वृद्धि। ओके फ्रेंड्स, जो दाढ़ी मूंछ आना आदि और आवाज का भारी होना इसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण।
अब आते हैं अंडाशय। यह मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग है। इससे लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है। ओके फ्रेंड्स, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे स्तन ग्रंथि की वृद्धि, नितंब में वसा का जमाव हो जाएगा, आवाज का हल्कापन आदि। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ दोस्तों से लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं।